अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, स्टार हाइब्रिडाइजेशन से ही कंटिन्यू करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में तीन एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी और उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी। और ये हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कहानी पढ़ी थी। क्या था कि सिग्मा बॉन्ड में आपके पास एस ऑर्बिटल मौजूद है। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं अगर कोई चीज़ पे पॉइंट रह गया है तो। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम द एंड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। यानी कि एक जो ये फ्यूज हो रहा है बेसिकली दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये ज्यादा, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग जो हो रही है, इसकी जो फ्यूजन हो रही है, इट इज वे डीपर देन पाई बॉन्ड। ठीक है। क्यों यहाँ पे कंप्लीटली स्फेरिकल शेप के अंदर बहुत इजीली ओवरलैप हो रहा है ये। और एस ऑर्बिटल ओवरलैप दिस वे एज वेल एज पी ऑर्बिटल, लेकिन पी ऑर्बिटल में ये मसला था कि वो साइड वे ओवरलैप था। साइड वे की वजह से उसमें इतना डीप बॉन्ड नहीं था, या डीप उसके अंदर जो जो बॉन्डिंग आ रही थी वो इतनी नहीं थी। फिर हमने ये पाई बॉन्ड के अंदर हमने ये देखा था कि साइड वे हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल कहला रहा है, और ये आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं आपको अल्कीन अल्कीन और अल्काइन, इथेन इथीन और इथाइन, इसकी एग्जांपल रिकॉल करवाऊंगी अभी मैं ड्रॉ करके। तो वो चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी। देन वी वर हैविंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन देखा था हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड में। सिग्मा पाई बॉन्ड में बस ये आप याद रखें कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में, तो उस सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे आप ओवरलैपिंग एस एस की हो रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड बनता ही तब है जब आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो पाई बॉन्ड कहलाता है वो, और वहां पे डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो डी लोकेलाइज या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके पी ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी सिग्मा एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है। इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है। जब एस ऑर्बिटल की बात आ रही है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड है। जब पी ऑर्बिटल की बात आ रही है तो पाई बॉन्ड है। ये इसकी सभी एग्जांपल ये वाली जो हमने की थी, ये मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम ये हम कवर कर चुके थे। यहाँ से हमने यहाँ से चीज़ों को हमने लेके चलना था। ये भी एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये सारी थ्योरी है। मैं एग्जांपल्स देके आपको समझा रही हूँ थ्योरी। ऑब्वियसली यू कैन लर्न ऑल ऑफ द थ्योरी एज वेल। ये वाली एग्जांपल मैं आपको अभी कवर करवा रही हूँ। ठीक है। ये जो sp sp2 और sp3, ये तीन कैटेगरी होती है हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है। sp का मतलब है एक सिग्मा, एक इसमें s ऑर्बिटल है और एक इसमें p ऑर्बिटल है, और वो भी पी एक्स है। ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा पी हम तीन एक्सिस में डिवाइड कर रहे थे, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तीन ज्योमेट्री है इसकी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई पे है और एक जेड पर है। तो अगर हम बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो एसपी के अंदर आपके पास एस जो है वो हमेशा वही बात कि सिंगल बॉन्ड जहाँ पे आ रहा है वो एस है, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और वो एस ऑर्बिटल है। ये बात याद रखनी है। फिर आपके पास अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी आ रहा है, तो उसमें पाई बॉन्ड बन रहा होता है। डिपेंड करता है, अगर डबल बॉन्ड है तो हो सकता है उसमें पी एक्स पी वाई हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों हो। और अगर एक सिर्फ डबल बॉन्ड है और जैसे ये वाला है एस पी हाइब्रिडाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एस है। ठीक है। यानी सी और सी के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जो कि सिग्मा बॉन्ड है और वो एस ऑर्बिटल है। लेकिन पी क्यों है, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है जो कि पी ऑर्बिटल बना रहा है। ये भी मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी ड्रॉ करके। अच्छा, ये टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है बेसिकली। इससे पहले मैं आपको वो एग्जांपल देके क्लियर कर देती हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एसपी हाइब्रिडाइज की। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में तीन है ना बेसिकली, एसपी sp2 sp3। तो sp का मतलब है कि यहाँ पे एक s है और एक p ऑर्बिटल है। ठीक है। एग्जांपल इसकी आ जाएगी इथेन। एग्जांपल इसकी आ जाएगी इथेन।
और इथीन इथेन का अगर हम नॉर्मल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखें तो इथीन इथेन होता है C2H6, इस तरीके से इथेन बनता है। एन का मतलब है अल्केन फैमिली, एच का मतलब है दो कार्बन। ये मैंने दो कार्बन बनाए, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ ज्यादा आसानी, कि अगर हम दो कार्बन की बात कर रहे हैं तो दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है इन दोनों के बीच कौन सा ऑर्बिटल है? एस। एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड है ये, और ये एस ऑर्बिटल है कार्बन कार्बन में, ठीक है। फिर अगर इसकी बात हो रही है H3 की, H3 क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से शेयर कर दिए तो तीन इसके पास रह गए, तो H3 ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम, इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, और यहाँ इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा। अब आप गौर ये करें कि जब हम बात करते हैं इन दो कार्बन एटम की, तो ये दोनों जो बॉन्ड बना रहे हैं दिस इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये आपके पास बनाएगा एस ऑर्बिटल। कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से जो बीच में एस मौजूद है, ठीक है, ये वाला sp हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज है। ये बीच में जो सर्कल मौजूद है, द सर्कल इज एक्चुअली एस, ठीक है, जो कार्बन कार्बन की वजह से बन रहा है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे एस ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एस का मतलब है स्फेरिकल, तो मैंने स्फेरिकल बना दिया, ठीक। फिर मैं बात कर रही हूँ किसकी? पी की, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो आपके पास सी प्रोपाइन की एग्जांपल है ये, ठीक है। एग्जांपल डिफरेंट है, बट काम यहाँ पे यही हो रहा है कि पी ऑर्बिटल या पी एक्स जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया उससे पी ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उससे पी ऑर्बिटल बनता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ सिग्मा बन रहा है। इसी तरह sp2 आप देखें तो sp2 में आपके पास एग्जाम्पल आ गई इथीन की। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड है ये सिग्मा, वो ये रहा सर्कल बीच में, ठीक है। और sp2 का मतलब है एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, और एक ये ऊपर एक और जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन की, एक ये भी पाई बॉन्ड, तो तीन पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, तो तीन पी ऑर्बिटल आ गए। ये पी ऑर्बिटल एक सिग्मा के ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे sp3 है, sp3 का मतलब एक कार्बन और तीन इसके कार्बन का मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है जो कि सिग्मा बॉन्ड कहला रहा है वो एस बनाएगा, एस ऑर्बिटल। और बाकी जो तीन sp3 का मतलब तीन और यहाँ पे पी ऑर्बिटल मौजूद है विच इज पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। वो ये हो गए। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है वो मैं आपसे मजीद थोड़ा सा और शेयर करूंगी इस टॉपिक पे जाने से पहले। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको मजीद स्ट्रक्चर सिखा दूं ताकि वो मजीद क्लियर हो जाए चीज़। तीन बेसिकली मैंने आपको बताया भी, sp sp2 और sp3। sp में आपके पास एक सिग्मा है एक पाई है, sp2 में एक सिग्मा है दो पाई है यानी पी एक्स और पी वाई, और sp3 में आपके पास एक सिग्मा और तीन पाई है। यानी पाई तब बढ़ता चला जाएगा पाई बॉन्ड जैसे जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता जाएगा, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और वो जो अनपेयर्ड या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन होकर हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको नेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो मेरे पास ओपन नहीं हो रही है वो डायग्राम। जैसे ही ओपन होती है मैं आपको दिखाती हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, तो आपके पास बेसिकली जो टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड लेंथ का ये है, इसकी जैसी डायग्राम एक ओपन होती है उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आपने क्या देखना है कि यहाँ पर जो आपने शुरू में बनाया था, यहाँ ये वाली एग्जाम्पल रखी थी, ये वाली एग्जाम्पल देख लीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड की बात होती है तो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, HCN कहलाता है कंपाउंड, और H और CN के बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट वन वुड बी सिग्मा बॉन्ड एंड अदर टू वुड बी पाई बॉन्ड। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है कि अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड की तो इट कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ओवरलैप ऑफ एन sp c हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विद वन s h ऑर्बिटल, यानी पहला ऑर्बिटल H और C का बन गया सिग्मा, और उसके ऊपर फिर दो पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, जो कि H के होंगे। अ सेकंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अ सेकंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द CN एटम ओवरलैप ऑफ एन sp c हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विद अ p ऑर्बिटल। इसको आसानी से समझें यहाँ पर, यानी ये आपके पास HCN है, ठीक है। पहले H और C के बीच में जो बाई बॉन्ड बन रहा है वो है सिग्मा बॉन्ड, और इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए जो आप मजीद हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रही हैं वो आएगा पाई बॉन्ड। यानी बेसिक जो मेन बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, इट इज बिटवीन C एंड H। और कार्बन का यहाँ से भी जो C और N का बॉन्ड बन रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। तो दो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, एक है C और H के बीच में और एक है C और N के बीच में। इसके अलावा वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन में आप जितना भी हाइड्रोजन ऐड करेंगी इस साइड पर या इस साइड पर, वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो remaining two set of p orbital of nitrogen and carbon will overlap to form two pi bonds at right angle to each other। ये वो बात हो गई, ठीक है, कि ये C और H का सिग्मा बॉन्ड, C और N का सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये जो ग्रीन से बने हुए हैं सारे पाई बॉन्ड कहलाएंगे। तो दो पाई बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है HCN में। फिर एक और एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में आपके पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन आपको पता है कि N2 होता है और N2 में आपके पास तीन बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 में। और इसकी हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की थी लास्ट शेयर में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन शेयरिंग में जाते हैं और एक लोन पेयर बच जाता है। यही करते हैं हम। वो जो तीन शेयरिंग में जा रहे हैं वो तीन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, और जो लोन पेयर बन रहा है उससे पाई बॉन्ड बन रहा है, और जो शेयरिंग से बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। द ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैप of the s orbital on each end to form a sigma bond, and the overlap of two set of p orbital on the nitrogen atom to form two pi bond। एक सिग्मा बॉन्ड है जो N और N के बीच में, नाइट्रोजन दो है ना, N2 की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। और इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं एट द राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री के एंगल पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, इसी तरह ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, दे आर बेसिकली एट 90 डिग्री। 3D डायग्राम नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, अदरवाइज 90 डिग्री के एंगल पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो सेट पी ऑर्बिटल के हैं और एक सेट एन का, N2N जो फॉर्मेशन हुई है वो सिग्मा बॉन्ड हो गई है। अच्छा, ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप SP और SP2 और SP3 के हवाले से है, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर्स ही आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि कब हम SP3 में, SP2 में, SP में हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से कर रहे हैं, यहाँ एक s ऑर्बिटल जो 2p ऑर्बिटल है, यहाँ एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल है। बस यही इसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। और इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर फ्यूजन बिटवीन s एंड p। यानी अगर s और p को आप फ्यूज कर रही हो तो s स्फेरिकल है, p डम्बल है, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, यानी एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड है s ऑर्बिटल और एक आपके पास पाई बॉन्ड है p ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और ये इस तरीके से फ्यूज हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास मॉडिफाइड p एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम कार्बन, मॉडिफाइड p एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम कार्बन, तो ये आपके पास और ये आपके पास, ठीक है, और ये कंबाइन होके इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये ऐसे तो नहीं आएगा, ये बेसिकली ऐसे ही आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसको देख लेते हैं, ये देख चुके हैं बल्कि हम, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल आ गई। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। ये जो अभी तक हमने कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी, बेटा यहाँ तक कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है यहाँ तक? आवाज आ रही है आपको क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? Yes, ma'am. ओके, अब आ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी और लेंथ के ऊपर।
अब बात ये हो रही थी, अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये कहलाती है बॉन्ड लेंथ और एनर्जी। ये डिपेंड करता है बेसिकली बॉन्ड लेंथ और एनर्जी पे, कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है। यानी अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, इट इज हैविंग सिग्मा बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, क्या उसमें ज्यादा एनर्जी है, तो उसको ब्रेक करने के लिए शायद मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। और लेंथ पे भी ये चीज डिपेंड करती है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। क्या बात हो रही है कि अगर हम, अच्छा इट्स ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड की कहानी नहीं है, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन करते ही कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से हैं। ये जो एस और पी ऑर्बिटल बन रहा है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बन रहा है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, आयनिक में नहीं होते। तो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक इज ऑल रिलेटेड टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अगेन ये भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में बॉन्ड एनर्जी और लेंथ आ रही है, ठीक है। बात क्या हो रही है, द बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन द गैसियस स्टेट। कोई भी आपके पास कंपाउंड मौजूद है विच इज हैविंग सिंगल डबल और ट्रिपल, जितना भी बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है कोवेलेंट का, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, यानी एक मोल की बात हो रही है। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ मीथेन गैस की CH4, तो CH4 में आपके पास कार्बन का और हाइड्रोजन के चार बॉन्ड हैं। तो एक बॉन्ड के लिए जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट करेंगे वो किलो जूल पर मोल में होती है। इसी तरह एक मोल के अलावा, CH4 के एक मोल के अलावा अगर दो मोल लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट बॉन्ड एनर्जी विद टू। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते रहते हो, तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो 971 किलो जूल पर मोल होती है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी बॉन्ड एनर्जी, यानी इसको तोड़ने के लिए, इस तीन बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इट इज ऑलमोस्ट 970 टू 975 971 किलो जूल पर मोल, इसी तरीके से। तो बॉन्ड एनर्जी इज एक्चुअली फिक्स्ड फॉर एवरी ईच बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, उस हिसाब से हर एक की अपनी होती है। तो बात क्या हो रही है, द लार्जर द बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर है उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग अगर है, तो उसको आप जज ऐसे करोगे कि अगर उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। बॉन्ड एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, यानी कम एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। ये तो बॉन्ड एनर्जी हो गई। बॉन्ड लेंथ का क्या ताल्लुक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। The bond length is internuclear distance of two covalently bonded atoms. It is a distance from the nucleus of one atom to another atom which forms the covalent bond. यानी अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, यानी बॉन्ड की जो लेंथ है बेसिकली, बनाते हुए हम ड्रॉ करते हुए, तो ऑब्वियसली हम एक ही बॉन्ड, एक नॉर्मली साइज रख रहे होते हैं, एवरेज साइज रख रहे होते हैं, बट इसकी केमिस्ट्री ये है कि हर बॉन्ड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट बॉन्ड एनर्जी एज वेल एज द whether the bond is stronger or weaker. You can predict if the bond is stronger or weaker on the basis of bond energy and bond length. Bond energy तो आपको समझ आ गया कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, वीकर बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उससे जज कर लोगे। बॉन्ड लेंथ का क्या ताल्लुक है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो लास्ट में बात है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस जो मौजूद है, उसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। तो अगर वो अट्रैक्शन ज्यादा है, द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, द मोर द एटम्स आर पुल्ड क्लोजर टू ईच अदर। ऐसा ही है। This decreases the bond length of a molecule and increases the strength of the covalent bond. Triple bond are the shortest and strongest covalent bonds due to large electron density between the nuclei of the two atoms. This increases the forces attraction between the electron and nuclei of the atom. As a result of this, the atoms are pulled closer together, causing a shorter bond length. The increased force of attraction also means that the covalent bond is stronger. इसको समझने के लिए ये आपके पास एग्जाम्पल है। पहला बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसकी एनर्जी है 347 बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड लेंथ जो आ रही है वो 147 है। फिर डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, 147 से 134 हो रही है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है जब, तो बॉन्ड एनर्जी मजीद
बढ़ रही है लेकिन बॉन्ड लेंथ मजीद कम हो रही है। समझ के आया? हमें समझ आया कि दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो लाजमी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। इसको इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन का ऑब्वियसली लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस भी होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो लास्ट शेल है आपके पास, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बीच में अट्रैक्शन होगी। अगर मैं कार्बन के अलावा बात करती हूँ लेट्स सपोज नाइट्रोजन की, बल्कि हम कार्बन के अलावा एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन के अंदर हम सिलिकॉन है, सिलिकॉन की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में होता यह है कि शेल साइज बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे अगर, आपके पास 2 शेल थे और इसका साइज छोटा था, तो यहाँ पे आपके पास शेल बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन में फर्क ये है, एग्जैक्ट आई डोंट नो व्हाट एटॉमिक नंबर इज, लेकिन यहाँ पे शायद यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल 8 या 10 होगा, कुछ इस तरह है, या 12 होगा, खैर जो भी है। उसकी वजह से होगा ये कि ये शेल साइज बढ़ रहा है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, कि अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो ये 2 शेल में अकोमोडेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लेट सपोज हमारे पास सिलिकॉन है 18 फॉर सपोज, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है, पेयर में बनेगा। फिर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, शेल साइज बढ़ गया। शेल साइज बढ़ गया मतलब इसका एटॉमिक साइज बढ़ गया। इसकी वजह से ये जो बीच में न्यूक्लियस था और ये जो इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन था, इसका डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये जो मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, ये कहलाती है बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये दूर चले गए ना, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यानी बॉन्ड क्या है, बॉन्ड वीक है। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। और हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की बात अगर हम करें, ये बात क्लियर हो गई है कि हम अगर बात करते हैं कार्बन की बॉन्ड लेंथ की, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है बॉन्ड, क्योंकि लाजमी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। अगर शॉर्टर आपके पास बॉन्ड लेंथ है तो वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा होगा। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो लाजमी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर आपके पास एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ये होता है बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का ताल्लुक, रिलेशनशिप। ये बात आ गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती चली जा रही है। जब बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से स्ट्रांग हो रहा है बॉन्ड, स्ट्रांग होगा बॉन्ड तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये हमने सिंगल डबल ट्रिपल की बात कर ली। अब बात हो रही है रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय 3 फैक्टर्स। एक होता है पोलैरिटी, एक कहलाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और एक है बॉन्ड टाइप के सिग्मा है या पाई है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉन्ड पोलैरिटी की, अच्छा मैं इसको आपको डिटेल इसके अंदर यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल करवाऊंगी, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। मैम आफ्टर क्लास नोट्स दे देंगी ताकि वीकेंड पे फिर वो कवर कर लें हम जो रहते हैं। हाँ, मैं आपको लिंक शेयर करने वाली हूँ एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली जो स्लाइड्स बनी हुई है ना, दे दी स्लाइड्स आर इंक्लूडिंग की पॉइंट्स ओनली। तो अगर डिटेल आपको जो चाहिए होगी ना उन की पॉइंट की, कि मजीद एग्जाम्पल और डिटेल, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी, उस पर सारे रिविजन नोट्स मौजूद हैं, सारे पास पेपर्स मौजूद हैं,
ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वो लिंक मैं आपसे क्लास के बाद शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, तो आपके पास बात हो रही है लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इससे ही कंटिन्यू करवा रही हूँ और मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं आपको लिंक दे दूंगी तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ पे मजीद जो आगे जो चीज़ें हैं वो की पॉइंट है बेसिकली। अभी आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें मैं आपके की पॉइंट्स यहाँ पे कवर हुए मैं वो की पॉइंट के साथ साथ मैं आपको उस लिंक के थ्रू पूरी पूरी डिटेल भी बताऊंगी, और वो लिंक आपको फिर मैं शेयर कर दूंगी जिसमें आप देख सकेंगे खुद ही। ठीक है, तो ये तो स्लाइड जो है वो बेसिक बेसिक बनी हुई है की पॉइंट के ऊपर। इसकी एलेबरेशन उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वो आपसे शेयर कर लूंगी। ठीक है, तो बात हो रही है अभी बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की और बॉन्ड टाइप की। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट का, थोड़ा सा पहला जो है बॉन्ड पोलैरिटी, उसको थोड़ा सा डिस्कस करें अगर, तो पोलैरिटी का मतलब होता है पोलर से निकला है, ठीक है। और पोलर का मतलब होता है पोल्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पोल्स बन रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल बन रहा है, या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, ट्रांसफरेंस तो होती नहीं है। तो पोलैरिटी भी वेरी करती है, यानी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव हो या उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो, ऐसा नहीं है। कुछ पोलर कंपाउंड, लेट्स से वी हैव शुगर, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और ग्लूकोज आपके पास होता है C6H12O6। ऑल्दो दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब इनकी पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये वाटर के अंदर बहुत इजी डिजोल्व हो जाएंगे। शुगर यानी चीनी हम बड़ी आसानी से डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुगर की जगह कोई और कोवेलेंट कंपाउंड रखते हैं जिसकी रिएक्टिविटी कम है, लेट्स सपोज हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन एक कंपाउंड होता है जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, या कोई भी और ऐसा कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसकी पोलैरिटी कम है, उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। पोलैरिटी पोल्स से निकला है, जब पोल्स ज्यादा होते हैं यानी पोल्स स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स अपेयर होते हैं, तो उस पॉजिटिव नेगेटिव को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वाटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, H+ और OH-। तो वो H+ और OH- जो वाटर के पोल्स हैं, वो इजिली ड्रैग कर लेते हैं उस कंपाउंड के उन पोलर मॉलिक्यूल को, उन पोलर एलिमेंट को जिनके ऊपर ऑलरेडी प्लस माइनस चार्ज है, बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन। ठीक है, तो पोलैरिटी अगर ज्यादा है किसी कंपाउंड में तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्रेकेबल हो रहा होगा, ब्रेक डाउन हो रहा होगा, और वो डिसॉल्व भी हो रहा होगा, वो सॉल्युबल भी हो रहा होगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। फिर अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। यानी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। अगर वो ब्रेक करना मुश्किल है तो उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी कम। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है यानी वीक है बॉन्ड, उस बॉन्ड को जो कि वीक है उसको ब्रेक करना इट वुड बी इजियर, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, मजीद कंपाउंड बनाएगा, मजीद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर आ जाती है बॉन्ड टाइप। और बॉन्ड टाइप हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन में काफी डिस्कस की कि आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है। हमने हमेशा ये देखा कि सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड है अगर, तो वी आर हैविंग अगेन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो रिएक्टिविटी कम है। यानी अल्केन विच आर हैविंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, क्योंकि उनका सिग्मा बॉन्ड होता है, तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में आता है आपके पास डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड अगर होगा तो इट इज वीकर एज कम्पेयर टू सिग्मा, so it would be easier to break pi bond. So alkanes are less reactive than alkene. ये बात हो गई यहाँ पर। फिर आपके पास ये कुछ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं, यही वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, न्यूमेरिकल नहीं है बट जस्ट अ क्वेश्चन, कि अगर हम बात करते हैं कि क्यों बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है HCl HBr और HI में, तो इसका आंसर ये होगा। अच्छा जो आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, वहाँ पर 7A। 7A का मतलब हेलोजन फैमिली। हेलोजन में आपके पास सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डिफरेंस ये है कि इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है इंक्रीज। और रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन होता है कि इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। यानी अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, HCl HBr HI अभी मैं बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ClBr और आई की। तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन सबसे पहला फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ब्रोमीन भी आपके पास लिक्विड है, आयोडीन आपके पास सॉलिड है।
तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा आपके पास जो रिएक्टिव है वो गैस होती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो गैस में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, यानी कि आपके जो molecules in gas के, they are away from each other, they have greater intermolecular space, attraction कम होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, गैस ज्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी फॉर गैसेस। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेस थोड़ी सी लेस रिएक्टिव है, कुछ सॉलिड ज्यादा टाइम लेंगे रिएक्ट होने में। तो रिएक्टिविटी एज कम्पेयर एज according to the physical states, reactivity are increasing when we are talking about gas. It is the highest reactivity, gas has the highest reactivity, liquid थोड़ी कम हो रही है, सॉलिड की मजीद कम हो रही है। तो रिएक्टिविटी अगर कम हो रही है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बॉन्ड एनर्जी वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है। लास्ट में बात है, अगर HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पर HCl सजेस्ट बाय द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू डिक्रीज इन द ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी कम तब होगी जब बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। जब बॉन्ड वीक होता चला जाएगा तो कम बॉन्ड एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने में। यानी HCl का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, HBr उससे वीक है, HI उससे वीक है। ठीक है, तो लास्ट में जो बॉन्ड है HI का, वो सबसे ज्यादा वीकर बॉन्ड है वो। जब वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, कम एनर्जी में वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास जो HCl है, इट इज हैविंग ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और आपका जो स्टेट है क्लोरीन की, इट इज लिक्विड, Br भी लिक्विड है लेकिन Br लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, I सॉलिड है विच इज लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एक्चुअली। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर क्लोरीन आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेगा H के साथ, तो वहां पे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। Br थोड़ा कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा जो कि कम बॉन्ड एनर्जी रखता होगा, उसको कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक होने के लिए। फिर HI बिल्कुल ही वीक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे और मजीद कम एनर्जी चाहिए होगी। दैट्स द रीजन व्हाई बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर डिक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर, HCl, HBr एंड HI। फिर हम आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज पे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। अच्छा, आई वांट यू टू रीड दिस होल स्लाइड, दिस द स्लाइड नंबर 48। आयनाइजेशन एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या बीच में ताल्लुक है, क्योंकि ये टॉपिक हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कवर किया था। आमना ने किया था, तो ये बात आपने नहीं किया होगा ऑब्वियसली, लेकिन आई वांट यू टू रीड दिस दिस होल स्लाइड, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is basically another ओके मैम। bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई वांट यू टू रीड दिस वन, इसको रीड करो आप, और मुझे 5 मिनट में दे रही हूँ आपको, जरा इसको रीड करो, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। मैम कर लिया रीड। ठीक है, तो इसमें बेटा बात ये हो रही है कि वो एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में, अक्रॉस द ग्रुप, यानी साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ये बेसिकली देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप साइज इंक्रीज करते चले जा रहे हो तो अब आपके पास वो जो अट्रैक्शन है वो कम हो रही है, क्योंकि स्पेस बिटवीन
न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। तो अगर वो स्पेस बढ़ती चली जा रही है तो अब बड़ा आसान हो गया है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है which is actually being used to remove that valence electron in order to make this electron involve in the further reaction। यानी इलेक्ट्रॉन कब आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो दिस इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है तो उस साइज को उस वो जो साइज इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है, यानी वो अट्रैक्शन कम हो रही है। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। तो जब आप यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट वाली देखें, फर्स्ट वाली का मतलब कि आपका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास सोडियम और मैग्नीशियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है स्लाइटली और फिर डिक्रीज हो रही है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन डाटा क्या है। Predict or confirm the simple electronic configuration of element. Confirm the number of electrons in the outer shell of an element. Deduce the group an element belongs to the in the periodic table. By analyzing where the large jump appears and the number of electrons removed when these large jump occurs, by the electronic configuration of an atom can be determined. Sodium, magnesium, and aluminium will be used as example to deduce the electronic configuration and position of element in the periodic table using their successive ionization energies. ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, दीज आर एक्चुअली द एनर्जीज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम के केस में यहाँ पर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि सोडियम आपके पास सबसे पहला एलिमेंट है और इसका साइज छोटा होगा। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बात हो रही है अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। मैं बात कर रही थी अभी अक्रॉस अ ग्रुप। अभी ये आप गौर करें, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये पीरियड बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट बात हो रही है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम का मतलब लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। और अगर ग्रुप टू की बात करें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये अक्रॉस द ग्रुप यानी वर्टिकल कॉलम के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है, कम एनर्जी लगेगी। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा जब हम लेफ्ट टू राइट बात करेंगे। तो ये लेफ्ट टू राइट की एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे आपके पास सोडियम और मैग्नीशियम में फर्क क्या है, ये देखिए, जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। या आप अगर सोडियम की बात करें सिर्फ, तो ये एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी बॉन्ड वीक, बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। बॉन्डिंग स्ट्रांग है, रिएक्टिविटी है, या ये समझ लो कि न्यूक्लियर पुल स्ट्रांगर है। तो उसको आपको रिमूव करवाना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनालिसिस एनर्जी ज्यादा लग रही है, ठीक है। और ये जो ऊपर पूरी आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ये है कि अगर ये टेबल गिवन होता है तो इस गिवन टेबल से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज कि प्रिडिक्ट और कंफर्म द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर गिवन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। फिर आप बात करो कि कंफर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट। लाजमी बात है जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो आप ये भी बता सकते हो कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। फिर डिड्यूस अ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियोडिक टेबल। जब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया है तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से आप नंबर भी बता सकते हो कि ग्रुप नंबर क्या है। अच्छा क्लास, जो रिमेनिंग टाइम है वो 1 मिनट रह गया है, मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ क्लास और फिर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीस्टार्ट द क्लास।